शिमला की बर्फीली घुमावदार सड़कों पर अपनी एसयूवी को मोड़ते हुए रवि ने स्टीयरिंग पर कसावट महसूस की। दिसंबर 2023 की सर्दियां अपने चरम पर थीं और शिमला शहर एक सफेद चादर ओढ़े किसी पुरानी पेंटिंग सा लग रहा था। रवि के बगल में बैठी नैना ने अपनी ऊनी शॉल को और कसकर लपेटा और खिड़की से बाहर ओस की बूंदों से भरे देवदार के पेड़ों को देखा। पीछे की सीट पर विवेक अपने फोन में खोया हुआ बीच बीच में कोई चुटकुला सुनाकर माहौल हल्का करने की कोशिश कर रहा था। बस पहुंचने ही वाले हैं दोस्तों, आखिरकार इस शहरी कोलाहल से दूर कुछ शांति के पल मिलेंगे, रवि ने उत्साहित होकर कहा। उसकी आवाज में वो जोश था जो किसी नए रोमांच पर निकलने वाले युवा में होता है। नैना थोड़ी सी असहज हुई। शांति तो मिलेगी, पर शांति के साथ साथ यह सुनसान रास्ता और यह गहराता अंधेरा थोड़ा डरावना भी लग रहा है रवि। उसकी आवाज में हल्की सी घबराहट थी। नैना हमेशा से थोड़ी ज्यादा संवेदनशील और अंतर्ज्ञानी थी। उसे जगहों की ऊर्जा जल्दी महसूस होती थी। विवेक ने सिर उठाकर देखा। अरे नैना, तुम भी? पहाड़ों पर शाम जल्दी होती है और अंधेरा घना होता है, इसमें डरने वाली क्या बात है? और वैसे भी रवि ने कहां ढूंढा है यह डाक बंगला, शिमला से इतनी दूर? बिल्कुल एडवेंचर वाला वाइब आ रही है। विवेक ने अपनी बात में एक कृत्रिम उत्साह भरने की कोशिश की, शायद अपनी ही थोड़ी बहुत घबराहट को छुपाने के लिए। उन तीनों ने इस बार शिमला शहर की भीड़ भाड़ से हटकर कुछ अलग करने की सोची थी। रवि को इंटरनेट पर एक पुराना जीर्ण शीर्ण डाक बंगला दिखा था जो शिमला की ऊंचाइयों पर शहर से कुछ किलोमीटर दूर एक सुनसान पहाड़ी पर बसा था। तस्वीरों में वह बंगला बेहद आकर्षक एक पुरानी अंग्रेजकालीन हवेली जैसा दिखता था, जिसके चारों ओर घने जंगल थे। रवि को लगा था कि यह छुट्टियां बिताने के लिए एक आदर्श स्थान होगा। कोई शोरगुल नहीं, सिर्फ प्रकृति और दोस्तों की मस्ती। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, सड़क संकरी होती गई और पेड़ पौधे और घने होते चले गए। सूरज की आखिरी किरणें भी जल्द ही पहाड़ों के पीछे छिप गईं और घना कोहरा धीरे धीरे चारों ओर फैलने लगा। बंगले तक पहुंचने का रास्ता मुश्किल और पथरीला था, जिससे उनकी गाड़ी भी धीमी पड़ गई। यकीन नहीं होता कि इस जगह पर कोई रहता भी होगा, नैना ने बुदबुदाया। उसकी आंखें अंधेरे में भी आसपास के माहौल को माप रही थीं। एक आखिरी मोड़ के बाद उनकी गाड़ी एक छोटे से मैदान में रुकी। सामने धुंध और अंधेरे में डूबा वो पुराना डाक बंगला खड़ा था। उसकी विशाल काया, जो कभी गौरवशाली रही होगी, अब समय और उपेक्षा की मार झेल रही थी। लकड़ी की छतें और दीवारें जगह जगह से उधड़ी हुई थीं और खिड़कियों के शीशे, जिनमें से कुछ टूटे हुए थे, काले गड्ढों की तरह दिख रहे थे। एक अजीब सी चुप्पी उस जगह पर छाई हुई थी, जिसे सिर्फ दूर से आती हवा की सरसराहट और किसी अनजाने पक्षी की चीख तोड़ रही थी। वाह, यह तो सोचा भी नहीं था। रवि की आवाज में भले ही उत्साह था, पर उसमें एक हल्की घबराहट भी थी, जिसे उसने छिपाने की कोशिश की। बंगले का केयरटेकर बूढ़ा किशन लाल पहले से ही दरवाजे पर उनका इंतजार कर रहा था। उसकी कमर झुकी हुई थी और उसकी सूजी हुई आंखें, जिनमें एक अजीब सी उदासी और डर था, अंधेरे में चमक रही थीं। उसने एक हाथ में लालटेन पकड़ी हुई थी, जिसकी पीली रोशनी उसके चेहरे की झुर्रियों को और गहरा रही थी। नमस्ते साहब, किशन लाल ने कांपती हुई आवाज में कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी खड़खड़ाहट थी, जैसे सूखे पत्तों पर कोई चल रहा हो। नमस्ते किशन लाल जी, आ गए हम। बंगले के मालिक ने बताया था कि आप हमारा इंतजार कर रहे होंगे, रवि ने मुस्कुराते हुए कहा। अपनी मुस्कुराहट को जितना हो सके स्वाभाविक रखने की कोशिश कर रहा था। किशन लाल ने एक लंबी सांस ली, जैसे कोई भारी बोझ उसके सीने पर हो। उसने उन्हें अंदर आने का इशारा किया। बंगले के अंदर घुसते ही उन्होंने ठंडी हवा का एक झोंका महसूस किया, जो हड्डियों तक को सुन्न कर रहा था। हवा में सीलन, पुरानी लकड़ी और पता नहीं किस चीज की एक अजीब सी गंध घुली हुई थी। अंदर का हॉल विशाल था, जिसमें ऊंची छतें और काली पड़ चुकी लकड़ी की दीवारें थीं। जगह जगह मकड़ी के जाले लटक रहे थे और धूल की मोटी परत हर चीज को ढके हुए थी। कमरे ऊपर हैं साहब, मैंने साफ कर दिए हैं, किशन लाल ने कहा। उसकी निगाहें लगातार घूम रही थीं, जैसे किसी अदृश्य चीज को ढूंढ रही हो।
तीनों दोस्त अपने सामान के साथ ऊपर की ओर बढ़े। सीढ़ियां लकड़ी की थीं और उनके हर कदम से चरमराती एक अजीब सी आवाज पैदा करती थीं, जो उस सुनसान माहौल में और भी डरावनी लग रही थी। ऊपरी मंजिल पर बने कमरों में से एक उन्होंने चुना। यह काफी बड़ा था और इसमें एक चिमनी भी थी। जैसे ही रवि ने कमरे का दरवाजा खोला, किशन लाल ने उसे पीछे से आवाज दी, साहब, एक बात कहनी थी। रवि उसकी ओर मुड़ा। हां किशन लाल जी, बोलिए। किशन लाल ने कांपते हुए हाथों से अपनी लालटेन को उठाया और उसकी रोशनी में उसका चेहरा और भी पीला लग रहा था। उसकी आंखें रवि की आंखों में गड़ी थीं, जिनमें एक गहरी चिंता और वास्तविक भय था। साहब, यहां रात के बाद कोई नहीं रुकता। मैं तो दिन ढलते ही चला जाता हूं। उसने रुक रुक कर कहा। उसकी आवाज में एक धीमी सी फुसफुसाहट थी। यहां आवाजें आती हैं साहब, अजीब अजीब। कुछ दिखता नहीं, पर लगता है कोई पास है, कोई हर पल देख रहा है। नैना की आंखें डर से बड़ी हो गईं। उसने रवि की बांह कसकर पकड़ ली। विवेक ने एक गहरी सांस ली। उसके माथे पर पसीने की हल्की सी बूंदें उतर आईं। रवि ने किशन लाल की आंखों में देखा। उसे लगा कि वह बूढ़ा व्यक्ति सच कह रहा है, पर उसके युवा जिज्ञासु मन ने डर को हंसी में उड़ाने का फैसला किया। अरे किशन लाल जी, आप भी, ये सब तो पुरानी कहानियां हैं। ये पहाड़ों पर बने पुराने बंगले होते ही ऐसे हैं। हवा और लकड़ी की आवाजें होंगी। हम यंगस्टर्स हैं, हमें डर नहीं लगता इन सब से। रवि ने एक बनावटी हंसी हंसते हुए कहा, पर उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी। किशन लाल ने एक और गहरी सांस ली, जैसे उसने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया हो। वह झुका और धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगा। जैसी आपकी मर्जी साहब, बस संभल कर रहिएगा, सुबह मिलूंगा। उसकी आवाज हल्की होती गई जब वह सीढ़ियों से उतरने लगा और फिर अंधेरे में गुम हो गया। किशन लाल के जाने के बाद बंगले में एक भयानक सन्नाटा छा गया। सिर्फ बाहर की ठंडी हवा खिड़कियों से टकराती हुई सनसनाहट पैदा कर रही थी। रवि ने कोशिश की कि वह सामान्य दिखे। चलो दोस्तों, चिमनी जलाते हैं, बहुत ठंड है। उन्होंने लकड़ी इकट्ठा की और चिमनी में आग जलाई। आग की लपटें कमरे में हल्की रोशनी बिखेरने लगीं, जिससे कुछ हद तक माहौल में गर्माहट और सहजता आई। तीनों दोस्तों ने अपना सामान रखा और बिस्तर पर बैठ गए। वे थोड़ी देर तक बातें करते रहे, कोशिश करते रहे कि केयर टेकर की चेतावनी को भुला दें। विवेक ने अपने फोन पर कुछ वीडियो दिखाए, रवि ने अपनी यात्रा के कुछ किस्से सुनाए और नैना ने शॉल ओढ़कर खुद को सिकोड़ लिया। धीरे धीरे रात गहरी होती गई। बाहर की हवा तेज हो गई और उसकी आवाज अब किसी रोते हुए बच्चे की तरह लग रही थी। लकड़ी की पुरानी दीवारों से अब पहले से ज्यादा चरमराने की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई अदृश्य चीज उन दीवारों के भीतर चल रही हो। हर 5 मिनट में एक नई चरमराहट, एक नई चीख। मुझे नींद नहीं आ रही, नैना ने फुसफुसाया। उसकी आंखें चिमनी की रोशनी में चमक रही थीं, पर उनमें एक अजीब सी बेचैनी थी। मुझे भी, विवेक ने कहा। ये बंगले की आवाजें अजीब हैं। रवि ने घड़ी देखी। रात के 11 बज रहे थे। पूरा बंगला ठंडी हवा और एक भयानक सन्नाटे में डूबा हुआ था, जिसे बीच बीच में चरमराती लकड़ियों की आवाजें तोड़ रही थीं। रवि ने उठकर दरवाजे का कुंडा एक बार फिर जांचने की कोशिश की। कहीं से कोई हवा आ रही है क्या? यह दरवाजा खुद क्यों हिल रहा है? विवेक ने अचानक पूछा। उसकी आवाज में वो डर नहीं था, पर एक स्पष्ट चिंता थी। उसने देखा कि भारी लकड़ी का दरवाजा, जो उन्होंने अच्छी तरह बंद किया था, धीरे धीरे आगे पीछे हिल रहा था, जैसे कोई उसे बाहर से धकेल रहा हो। कोई ड्राफ्ट नहीं था, फिर भी दरवाजा कांप रहा था। रवि ने जाकर दरवाजे को जोर से पकड़ा। मुझे तो कोई हवा नहीं लग रही, शायद यह पुराना है इसलिए। उसकी आवाज में विश्वास कम और संदेह ज्यादा था। नैना बिस्तर पर सिकुड़ गई। मुझे अजीब सी घुटन महसूस हो रही है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और उसकी आंखें चारों ओर घूम रही थीं, जैसे वह अदृश्य आंखों को ढूंढ रही हो। कमरे की हवा अचानक भारी लगने लगी थी, जैसे ऑक्सीजन कम हो गई हो, और एक अजीब सी ठंडक उन्हें अंदर तक भेद रही थी, जबकि चिमनी में आग जल रही थी। नैना को लगा जैसे किसी का अदृश्य हाथ उसके गले पर कस रहा हो। उसकी सांसें रुक रही हों।
उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे अपने कानों में धक धक की आवाज सुनाई दे रही थी। रवि और विवेक ने नैना की ओर देखा। उनकी आंखों में भी अब मजाक की जगह चिंता थी। नैना की हालत देखकर उन्हें लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी रवि को सीढ़ियों के पास चिमनी की हल्की रोशनी में एक काली पुरानी चीज पड़ी दिखी। वह कुछ और नहीं, एक किताब थी। यह वहां पहले नहीं थी। उन्हें याद नहीं था कि उन्होंने उसे वहां देखा हो। यह क्या है? रवि ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी उत्सुकता और डर का मिश्रण था। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। वो किताब बहुत पुरानी लग रही थी, जिस पर मोटी काली चमड़े की बाइंडिंग थी। उस पर कोई शीर्षक नहीं था, पर जो चीज सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी वो थी उस पर लगे गहरे सूखे खून के निशान। वे निशान बहुत पुराने नहीं लग रहे थे, बल्कि ऐसे थे जैसे हाल ही में किसी ने अपने खून से उस पर कुछ लिखा हो या उसे छुआ हो। रवि ने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, पर एक अजीब सी ठंडी सिहरन उसकी उंगलियों से होती हुई उसकी बांह तक फैल गई। जैसे ही रवि ने किताब को छुआ, उसका पहला पन्ना अपने आप खुल गया। लकड़ी के फर्श पर एक हल्की सी सरसराहट की आवाज आई, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे पलट रहा हो। किताब पर कोई भाषा या चित्र नहीं थे, बस एक स्याही से लिखा हुआ संदेश था। वह स्याही भी अजीब सी लाल थी, जैसे उसे खून से ही लिखा गया हो। रवि ने उसे पढ़ा। उसकी आंखें उन पंक्तियों पर टिक गईं। जो इसे पढ़ेगा उसकी आत्मा चैन से नहीं सो पाएगी। संदेश छोटा था, पर उसकी गूंज पूरे कमरे में फैल गई, जैसे शब्दों में ही कोई भयानक शक्ति छिपी हो। नैना ने एक तेज चीख मारी। रवि, मत छुओ उसे, फेंक दो उसे। उसकी आवाज में हड़कंप था। विवेक ने भी रवि को पीछे हटने का इशारा किया। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। रवि ने एक तेज बनावटी हंसी हंसने की कोशिश की। ओवर एक्टिंग है, कोई प्रैंक करने की कोशिश। शायद बंगले के मालिक ने की हो, ताकि हम डर जाएं, उसने कहा, पर उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। उसकी हंसी उस सुनसान माहौल में और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसने किताब को बंद करने की कोशिश की, पर वह पन्ना फिर से खुल गया, मानो वह उसे फिर से पढ़ने के लिए मजबूर कर रहा हो। मुझे नहीं लगता यह कोई प्रैंक है रवि, नैना ने लगभग रोते हुए कहा। विवेक उठकर रवि के पास आया। यार छोड़ दे इसे, यह अच्छी चीज नहीं लग रही। तभी अगले ही पल कमरे की लाइट चली गई। अंधेरा ऐसा था जैसे किसी ने आंखों पर काली पट्टी बांध दी हो। चिमनी की आग भी अचानक धीमी पड़ गई। उसकी लपटें डरावने ढंग से फुसफुसाने लगीं। पूरी तरह से अंधेरा छा गया था। एक ऐसा अंधेरा जो रोशनी की अनुपस्थिति से ज्यादा कुछ और था। एक ठोस, भारी, दबाव डालने वाला अंधेरा जो सांस लेना मुश्किल कर रहा था। तीनों दोस्त एक दूसरे के बेहद करीब थे, पर अंधेरे में वे एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। उनकी सांसें गले में अटक गई थीं। वे हिलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। और फिर अंधेरे में एक धीमी, गूंजती हुई आवाज आई। वह आवाज इतनी पास थी कि लगा जैसे किसी ने उनके कानों में फुसफुसाया हो, और इतनी दूर कि लगा जैसे वह दीवारों से टकराकर लौट रही हो। वह आवाज किसी औरत की थी, बहुत पुरानी, दर्द से भरी और अविश्वसनीय रूप से ठंडी। उसमें एक ऐसी विलाप जैसी ध्वनि थी जैसे कोई गहरी नींद से जबरदस्ती जगाया गया हो और अब क्रोध में हो। आवाज ने कहा, क्यों जगाया मुझे? आवाज की हर गूंज उनके शरीर में कांपन पैदा कर रही थी। वह आवाज उनकी आत्माओं को भेदती हुई लग रही थी। वह एक प्रश्न था, पर एक भयानक चेतावनी भी। अब कोई हंसी नहीं थी, कोई तर्क नहीं था, सिर्फ कच्चा, असहनीय डर। नैना के मुंह से डर से चीख भी नहीं निकल पाई। उसने सिर्फ एक तेज, दर्दनाक फुसफुसाहट की। रवि का शरीर सुन्न पड़ गया था। उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। विवेक ने अपने दांत भींच लिए। उसकी आंखें अंधेरे में कुछ ढूंढ रही थीं। सन्नाटा फिर छा गया, पर यह पहले से भी ज्यादा भयानक था। अब वह खाली सन्नाटा नहीं था, बल्कि एक ऐसा सन्नाटा था जो भयानक उपस्थिति से भरा हुआ था। उन्हें लगा जैसे उस अदृश्य औरत की सांसें उनके पास से गुजर रही हों, जैसे कोई उन्हें हर तरफ से घेर रहा हो। हवा में एक अजीब सी, सड़ी हुई, लोहे जैसी गंध घुल गई थी। शायद वो खून की गंध थी जो किताब से आ रही थी, या शायद किसी और चीज की।
रवि को लगा कि उसके शरीर का हर रोम रोम खड़ा हो गया है। उसने अपने फोन की टॉर्च जलाने की कोशिश की, पर उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि वह बटन दबा नहीं पा रहा था। विवेक ने भी अपने फोन तक पहुंचने की कोशिश की, पर उसके हाथ किसी अदृश्य शक्ति द्वारा जकड़ लिए गए हों। नैना की आंख से एक आंसू टपक कर उसके गाल पर आया और ठंडी हवा में ही जम गया। तभी उन्होंने सुना एक और आवाज। इस बार यह फुसफुसाहट नहीं थी, बल्कि एक धीमी भारी आवाज थी जो सीढ़ियों से आती हुई लग रही थी, जैसे कोई बहुत भारी चीज धीरे धीरे घिसटते हुए ऊपर आ रही हो। घसीटने की आवाज, हर चरमराहट, हर घिसटने की आवाज उनके दिल के धड़कने के साथ तालमेल मिला रही थी। यह ऊपर आ रहा है। नैना जैसे किसी और ही दुनिया में चली गई थी। उसकी आवाज में सिर्फ बेबसी थी। रवि ने अपनी आंखें बंद कर ली, कोशिश की कि यह सब एक बुरा सपना हो, पर उसकी नाक में उस सड़ी हुई गंध की बदबू, उसके कानों में वो घसीटने की आवाज और उसकी त्वचा पर वो जानलेवा ठंडक उसे यकीन दिला रही थी कि यह सब सच था। उन्होंने सोचा कि यह सब यहीं खत्म हो जाएगा, पर तभी उन्हें लगा कि कोई बहुत करीब आ गया है। उनका कमरा और भी ठंडा हो गया था। चिमनी की आग की अंतिम लपटें भी बुझ गईं और अंधेरा और भी घना हो गया। फिर उन्होंने एक और आवाज सुनी। इस बार यह आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन इतनी स्पष्ट थी कि वे तीनों एक साथ जम गए। यह आवाज उस पुरानी चमड़े की किताब से आ रही थी जो रवि के हाथ से छूटकर जमीन पर गिरी थी। किताब का पन्ना फिर से पलटा, पर इस बार अंधेरे में भी उन्हें एक हल्की सी लाल चमक दिखी। और फिर किताब से ही एक नई आवाज उभरी। यह आवाज उस औरत की आवाज से अलग थी। यह एक बच्चे की आवाज थी, पर वैसी ही डरावनी और खाली। तुम्हारे खून का इंतजार। यह वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि एक तेज जोरदार चीख कमरे में गूंजी, इतनी भयानक, इतनी असहनीय कि तीनों दोस्तों के कानों के पर्दे फटते हुए महसूस हुए। यह चीख किसी औरत की थी, पर अब उसमें सिर्फ गुस्सा और दर्द नहीं था, बल्कि एक भयानक अमानवीय पीड़ा थी, जैसे किसी को जिंदा जलाया जा रहा हो। चीख इतनी तीव्र थी कि उन्हें लगा जैसे उनकी नसें फट जाएंगी। और इसके तुरंत बाद एक और आवाज आई, थक थक थक। कमरे के अंदर, ठीक उनके सामने, किसी चीज के जमीन पर गिरने की आवाज। यह आवाज किसी हड्डी के टुकड़े जैसी लग रही थी, या शायद किसी पुरानी सड़ी हुई लकड़ी के टुकड़े जैसी। अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, पर उन्हें महसूस हुआ कि वो चीज बिल्कुल उनके पैरों के पास गिरी है। अचानक कहीं से एक तेज बर्फीली हवा का झोंका आया और उसने कमरे से होती हुई सीधे उनकी आत्माओं में प्रवेश किया। वह इतनी ठंडी थी कि उन्हें लगा जैसे उनके शरीर सुन्न पड़ गए हों। और उस हवा के साथ एक भयानक ठंडी हंसी सुनाई दी, एक नीची कर्कश हंसी जो किसी औरत की थी, पर उसमें कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ क्रूरता और भयानक मजाक था। यह हंसी उन्हें अंदर तक कमा गई। नैना के गले से एक भी आवाज नहीं निकली। वह सिर्फ अपने होंठों को कमाती रही, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। विवेक ने रवि का हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि रवि को दर्द हुआ, पर उसे इसकी परवाह नहीं थी। रवि ने अपनी आंखें खोल लीं, अंधेरे में कुछ भी देखने की कोशिश की, पर उसे सिर्फ कालापन नजर आया। उसे लगा जैसे उसकी सांसें अटक गई हों और उसके फेफड़े अब काम नहीं कर रहे हों। भागो यहां से, रवि ने किसी तरह फुसफुसाया। उसकी आवाज सूखे पत्तों की सरसराहट जैसी लग रही थी, पर वे भाग कहां सकते थे। बाहर बर्फीली रात थी और बंगला हर तरफ से उन्हें घेरे हुए था। अचानक दरवाजे पर एक तेज जोरदार खटखटाहट की आवाज आई। धम धम धम, जैसे कोई भारी मुट्ठी दरवाजे पर मार रहा हो या कोई उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। दरवाजा हिलने लगा, जैसे वह अपनी चौखट से उखड़ना चाहता हो, और हर खटखटाहट के साथ एक धीमी गूंजती हुई आवाज बाहर से आती थी। तुम मेरे हो, सब मेरे। यह वह भयानक आवाज थी जो उन्होंने पहले सुनी थी, पर अब वह और भी ज्यादा क्रोधित और अधिकारपूर्ण लग रही थी। रवि को लगा कि अब उसका दिमाग फट जाएगा। उसने खुद को समेट लिया। विवेक और नैना भी उसके करीब आ गए। वे तीनों एक दूसरे से चिपक गए, मानो एक दूसरे की गर्माहट और उपस्थिति उन्हें इस भयानक रात से बचा सके। उन्हें लगा कि दीवारें भी सिकुड़ रही हैं,
छत भी नीचे आ रही है। उस भयानक क्षण में रवि की आंखें फिर से जमीन पर गिरी हुई उस किताब पर पड़ी। अंधेरे में भी उसे लगा जैसे खून के निशान ज्यादा चमकीले हो गए हों और वे पन्ने अपने आप खुल रहे हों, बंद हो रहे हों। उसे लगा जैसे किताब सांस ले रही हो, जैसे वह कोई जीवित वस्तु हो, और उस किताब से एक भयानक लाल रोशनी निकली जो पलक झपकते ही गायब हो गई। रवि को अचानक एक ख्याल आया, क्या यह किताब ही उनकी परेशानी की जड़ थी? क्या इसे छूना ही उनकी सबसे बड़ी गलती थी? केयरटेकर ने कहा था, आवाजें आती हैं, कुछ दिखता नहीं। क्या इस किताब ने ही किसी सोई हुई आत्मा को जगा दिया था? उसने किताब की ओर देखा और उसे लगा कि उस किताब से एक धीमी, बेजान आवाज आ रही है, जैसे कोई बहुत दूर से पुकार रहा हो। यह सिर्फ शुरुआत है। उनके पास कोई टॉर्च नहीं थी, कोई मोमबत्ती नहीं थी, सिर्फ घना, जानलेवा अंधेरा था। बाहर से ठंडी हवा खिड़कियों से अंदर आ रही थी और उसे सूंघते ही रवि को लगा कि बाहर कोई है, कोई अंधेरे में इंतजार कर रहा है। उसे लगा कि वह सिर्फ हवा नहीं थी, बल्कि किसी की मौजूदगी थी। एक और भयानक चीख पूरे बंगले में गूंजी, जैसे वह चीख दीवारों से निकली हो, हर कोने से आ रही हो। इस बार चीख इतनी तीव्र और भयानक थी कि रवि को लगा जैसे उसकी सांसें रुक जाएंगी। उसे लगा कि यह चीख किसी औरत की नहीं, बल्कि कई सारी आत्माओं की थी जो एक साथ दर्द में चीख रही थीं। और फिर सबसे भयानक चीज हुई। उन्हें लगा कि उनके कानों में कोई फुसफुसा रहा है, बहुत धीरे से, पर इतना पास कि उसकी सांस उनके कानों पर महसूस हुई। अब तुम मेरे हो, मेरे साथ रहो हमेशा। यह आवाज उस औरत की थी, पर अब उसमें क्रोध के बजाय एक भयानक, दुष्टतापूर्ण प्रेम था, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को फंसा रहा हो। रवि ने जोर से आंखें बंद कर ली। वह नहीं जानता था कि यह रात कितनी लंबी चलेगी, या वे अगली सुबह देख भी पाएंगे या नहीं। लेकिन एक बात निश्चित थी, शिमला में छुट्टियों का उनका यह सपना एक भयानक हकीकत में बदल चुका था, और यह केवल पहली रात थी। आगे क्या होगा यह कोई नहीं जानता था, पर एक बात तय थी, तीनों दोस्त अब अपनी जान बचाने के लिए वह सब कुछ करेंगे जो उन्हें करना होगा। क्या यह बंगला उन्हें जीवित बचने देगा, या उनकी आत्माएं भी उस खून से लिखी किताब का हिस्सा बन जाएंगी? कमरे में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया था, लेकिन वह सन्नाटा पहले से ज्यादा भयावह था। अब कोई चरमराहट नहीं थी, कोई फुसफुसाहट नहीं थी, सिर्फ एक भारी, अनकही उपस्थिति थी जो हर तरफ से उन्हें घेरे हुए थी। उन्हें लगा जैसे किसी का अदृश्य हाथ उनके कंधों पर रखा हुआ हो। और फिर दूर कहीं से एक बूढ़े आदमी की धीमी, कांपती हुई हंसी सुनाई दी, जैसे वह उन्हें उनकी गलती पर हंस रहा हो। किशन लाल की हंसी, या किसी और की? रवि ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अगली सुबह की उम्मीद में फंसे रहने की कोशिश की, पर उसे पता था कि यह रात इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। किताब से आ रही धीमी, रहस्यमयी लाल चमक अब भी अंधेरे में दिखाई दे रही थी, और उसके पन्ने अपने आप पलटते हुए नजर आ रहे थे, जैसे वे अगली कहानी सुनाने को तैयार हों। यह रात बस शुरू हुई थी।